हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफ्रीज। ये भी सिद्धांत क्या है कि पर्वतों के निर्माण या पर्वतों की उत्पत्ति की ही व्याख्या करता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। जेफ्रीज महोदय द्वारा ये संकुचन सिद्धांत के एक मजबूत प्रतिपादक ये हैं। इन्होंने पृथ्वी की सतह के उद्भव और विकास को समझाने के लिए थर्मल संकुचन भू सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनका प्रमुख उद्देश्य जो था ये विश्व की पर्वतीय प्रणालियों की उत्पत्ति और वितरण को समझाना था। इनका जो मुख्य उद्देश्य था इसे लेकर चले थे। इस उद्देश्य को ये इन्होंने थर्मल या कहें कि संकुचन सिद्धांत जो बनाया या पृथ्वी पे हमारे जो भी जितने पर्वत श्रेणियां हैं या जितने वलित पर्वत श्रेणियां हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे संकुचन द्वारा उस पे प्रभाव देखने को मिला। आइए देखते हैं। जेफ्रीज ने गणितीय परिकल्पना के आधार पर बताया कि पृथ्वी की 400 किलोमीटर मोटी बाहरी परत में 450 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ह्रास से 20 किलोमीटर तक पृथ्वी की व्यास में और तथा जो परिधि थी परिधि में 130 किलोमीटर की कमी आई। इन्होंने बताया जेफ्रीज महोदय बताने का ये प्रयास किए कि जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान का ह्रास हुआ और पृथ्वी में संकुचन हुआ तो तापमान के ह्रास की वजह से क्या हुआ कि 20 किलोमीटर पृथ्वी की व्यास में यानी व्यास में जो 20 किलोमीटर कमी आई और परिधि में 130 किलोमीटर की कमी देखने को मिली। जेफ्रीज ने बताया कि अधिकतम संकुचन के कारण परिधि में 200 किलोमीटर तथा ये दिया है 5 इंटू 1016 वर्ग सेमी धरातलीय क्षेत्रफल में कमी हुई है। आगे है कि जेफ्रीज मानते हैं कि पृथ्वी कई संकेंद्रीय परतों से निर्मित है यानी कई परतों से निर्मित है। इनमें परत दर परत शीतलन की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह में 700 किलोमीटर तक तापमान में कमी आती है, जबकि पृथ्वी के केंद्र से हम यदि 700 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से नीचे की जो है नीचे तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। यानी तापमान में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तापमान लगभग उसी समान गति से ही स्थिर रहता है। 700 किलोमीटर तक प्रत्येक परत अपने नीचे वाली परत से अधिक ठंडी एवं संकुचित होती है। इन्होंने ये जो व्याख्या दिया है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी अभी भी अंदर से तो इस वर्तमान समय में भी गर्म ही है। जो हमारी पृथ्वी थी बिल्कुल गर्म थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी के तापमान का ह्रास होता है। पृथ्वी के तापमान का ह्रास होता है, ये सर्वाधिक प्रभाव हम देखने को हमें मिलता है पृथ्वी की ऊपरी परत में। तो इनका यही कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान का ह्रास होता है, ह्रास होने की वजह से जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ऊपरी परत में ये शीतलन होने की प्रक्रिया देखने को मिलती है और जो ऊपरी परत है इसमें ये ठोस हो जाता है, इसका तापमान कम हो जाता है। इसका इन्होंने भी लंबाई ऊपर दिया था, बताया था कि 700 किलोमीटर तक 700 किलोमीटर तक ऊपर से अंदर की तरफ इसमें हमें तापमान का ह्रास तेजी से देखने को मिलता है। और फिर यहाँ से इन्होंने अंदर की तरफ बताया कि अंदर की तरफ तापमान मतलब सामान्य ही लगभग रहता है, उतना तापमान कम नहीं होता है जितना हमें ऊपरी परत में देखने को मिलता है। तो इनके कहने का तात्पर्य यही था कि अंदर का भाग तो गर्म था लेकिन ऊपर का जो भाग था ये इसका तापमान का ह्रास दर बहुत अधिक रहता है, ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, बाह्य परत है, इसमें संकुचन होने लगता है। तो संकुचन होने के फलस्वरूप जैसे ये आंतरिक भाग है, अब हमें जब संकुचन होने लगता है इसमें तो ये ऊपर की जो परत होती है इसमें हमें सिलवटें या कहें कि मोड़ देखने को मिलता है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें संकुचन होता है और फिर जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है इसका जो ये संकुचन की क्रिया जो है हमें परत दर परत देखने को मिलती है। अर्थात सबसे पहले हमें बाहरी परत में संकुचन देखने को मिलता है, फिर ये परत धीरे धीरे ठंडी होती है तो फिर इसके बाद निचले वाले परतों में हमें संकुचन देखने को मिलता है, क्योंकि हमें सबसे पहले तापमान ह्रास तो ऊपरी परत में ही होगा। फिर जैसे जैसे ऊपर परत ठंडी होती है उसके नीचे की फिर ठंडी होगी, फिर निचले वाले परत में हमें संकुचन देखने को मिलेगा।
फिर ऐसे ही हमें फिर इसके नीचे वाली जो परत होगी इसमें हमें ह्रास द्वारा, तापमान ह्रास द्वारा संकुचन देखने को मिलेगा। फिर ये संकुचित होकर इसमें मोड़ें पड़ेंगी या फिर इसमें हमें मोड़ देखने को मिलेगा। और जो पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है, इसका तापमान तो समान रहता है, इसके तापमान में उतना कमी नहीं देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बना रहता है इसमें। और कालांतर में जाके यही संकुचन द्वारा परत दर परत पृथ्वी ठंडी होती है, परत दर परत इसमें संकुचन देखने को मिलता है और परत दर परत इसी संकुचन द्वारा इन्होंने बताया कि आगे चल के यही संकुचन या यही मोड़ आगे जाके पर्वत का रूप लेते हैं। आगे देखते हैं, यद्यपि ऊपरी परत के ठंडा एवं संकुचन के बाद ही नीचे की परत में यह क्रिया होती है। यानी सबसे पहले ऊपरी परत क्या होती है कि ठंडी होती है, उसमें संकुचन होता है, उसमें मोड़ आते हैं, उसके बाद फिर जो नीचे वाली परत होती है उसमें संकुचन देखने को मिलता है और यह क्रम परत दर परत होता है। इसके फलस्वरूप ऊपरी परत अपनी निचली परत से बड़ी होती है। जैसे जो ऊपरी परत है ये तो बड़ी ही होगी और फिर जो नीचे वाली परत इसमें यदि संकुचन हो रहा है, फिर ये संकुचित हुई, ये ठंडी हुई, तो ये संकुचित होकर इसका जो आकार है कम होगा या इसकी परिधि कम हो जाएगी, इसका व्यास जो होगा वो कम होगा। तो ये परत क्या होगी, इस परत को आधार देने के लिए ये क्या करेगी कि इस पे ऊपर वाली परत, निचली वाली परत पे ये संकुचित होती है और संकुचित होकर इस पे ये अपना आधार बनाती है और इस पे टूट जाती है, इस पे आके फिर स्थिर हो जाती है। और फिर इन्होंने कहा है कि पृथ्वी की कोर में उच्च तापमान होने से इस क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी ये जो कोर है या फिर हम और आंतरिक भाग कोर की बात करें या फिर इस आंतरिक भाग की बात करें तो इसका जो तापमान होता है उच्च रहता है। इस तापमान उच्च होने की वजह से ये अभी संकुचनकारी क्रिया से प्रभावित उतना नहीं हुआ रहता है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने बताया है कि जेफ्रीज ने ऊपरी परत एवं निचली परत के बीच एक ऐसी परत की कल्पना की जहां ऊपरी परत को निचली परत में फिट बैठाने के लिए मुड़ना या टूटना पड़ता है, जिसे इसको जेफ्रीज महोदय ने तनावहीन तल या तनावहीन स्तर या लेवल ऑफ नो स्ट्रेन कहा। ये जो तनावहीन तल पर बने रहने के लिए ऊपरी परत को पुनः मुड़ना या सिकुड़ना पड़ता है, जिसके बाद वलन पड़ने से पर्वत का निर्माण होता है। इनके कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे ये परत आंतरिक परत जैसे सिकुड़ेगी और फिर इसका जो है व्यास ये अधिक है, इसकी परिधि भी अधिक है, ये परत बड़ी है, निचली परत से इसका जो आकार बड़ा है, परिधि बड़ी है, तो फिर क्या होगा कि इसको सिकुड़ने के लिए इसको इसी तल का इन्होंने कल्पना किया है या इसे बताया है कि उस तल पे आके या तो परत वो वहां पे मुड़ जाएगी या वहां पे टूट जाएगी, टूट के फिर इस पे ये आधारित या फिर इस पे स्थिर होगी। जेफ्रीज महोदय ने ये जो तनावहीन तल या तनावहीन स्तर की जो इसमें कल्पना की है वो इस प्रकार की है, जैसे ये आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग बिल्कुल गर्म है और जो ऊपर का जो होता है, ऊपर का जो परत है ये ठंडा हो गया, ठंडा होने की वजह से इसमें भी संकुचन आएगा। फिर इसके जैसे इसके नीचे की परत फिर ठंडी होती है, तो ठंडी तो इसमें संकुचन होता है, इसका आकार कम होता है, इसका आकार कम होता है तो इसकी परिधि अधिक रहती है। तो इसकी परिधि या कह सकते हैं कि इसका आकार अधिक बड़ा होने या आकार इसका अधिक होने की वजह से इसको इस पे फिट होने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि ये ऐसे तो रह नहीं सकती, इसमें मोड़ आएगा या फिर ये टूट के फिर नीचे वाली परत पे आके ये इसका धंसाव होगा। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे इन परतों में इस परत में संकुचन हुआ या फिर इस परत में संकुचन होता है तो ये जो इन्होंने कहा है तनावहीन तल, तो इन्होंने तनावहीन तल उस तल को कहा है कि इसी तल पे क्या होता है कि जो बाहरी परतें हैं जैसे जैसे इनमें बारी बारी से हमें संकुचन देखने को मिलता है, जैसे जैसे ये परतें संकुचित होती हैं, संकुचित होकर इसमें मोड़ आता है और ये फिर इसी पे आके फिट होने के लिए या तो इस पे धंस जाएंगी या इस पे टूट जाएंगी, टूटती हैं। तो फिर ऐसे हमें ये परतें जब टूटती हैं तो ऐसे हमें इसमें मोड़ देखने को मिलता है। तो इसी से इन्होंने बताया कि ये जो मोड़ हमें देखने को मिलता है इस आधार तल पे, तो इसी मोड़ से उन्होंने बताया कि आगे हमें पर्वतों की उत्पत्ति होती है या फिर यही मोड़ जो है पर्वतों का
निर्माण होता है या यही मोड़ आगे जाके पर्वतों का रूप धारण करते हैं। और इसी तल को इन्होंने, जिस पे ऊपरी परत आके फिट होती है, इसी तल को इन्होंने आधारहीन तल कहा है। आधारहीन तल पे इन्होंने बताया कि जो आधारहीन तल या आधारहीन अस्तर है, इसी अस्तर पे आके ऊपरी वाली परतें क्या होती हैं, फिट हो जाती हैं, या फिर इस पे उनका टूटना या फिर उनमें मोड़ पड़ना या फिर उनमें वलन पड़ना, ये सारी क्रियाएं इसी तल पे होती हैं। और इस तल को इन्होंने नाम दिया तनावहीन तल। तनावहीन तल या अस्तर कहा है। और हम यदि वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में भी अभी भी जो आंतरिक भाग है वो हमें तप्त अवस्था या गर्म अवस्था में मिलता है। अभी भी उसका जो तापमान है अधिक है पृथ्वी की जो बाह्य परतें हैं या पृथ्वी की जो ऊपर की परतें हैं उसकी अपेक्षा। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ का तापमान अधिक होने की वजह से ये जो है संकुचनकारी क्रियाओं से या संकुचनकारी प्रभाव से अभी अप्रभावित है, क्योंकि इसका तापमान तो अधिक है पृथ्वी की जो बाह्य परतें हैं इसलिए। और ये बाह्य परतों में ही हमें संकुचन देखने को मिलता है। और इसी संकुचन से उन्होंने बताया कि पृथ्वी पे पर्वतों का निर्माण होता है। जो जेफरीज महोदय का तापीय संकुचन सिद्धांत है, इस सिद्धांत का कहने का मुख्य तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान का ह्रास होता है और पृथ्वी के ऊपरी परतों में संकुचन होना स्टार्ट होता है, पृथ्वी की बाह्य परतों से संकुचन होना शुरू होकर फिर इसके धीरे धीरे आंतरिक परतों में भी ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। वो आंतरिक मतलब मध्यवर्ती परत तक ही यह देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ भूपर्पटी जो है, भूपर्पटी तक कह सकते हैं कि वहां तक ये संकुचन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि तापमान बहुत कम दर से अंदर की तरफ कम होता है, लगभग समान ही रहता है। कोर में जाके तो और भी तापमान बिल्कुल सामान्य हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आंतरिक भाग होता है, यहाँ से तापमान ह्रास उतना नहीं हो पाता जितना कि बाह्य परतों में हुआ रहता है। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि उसी तापमान के ह्रास से पृथ्वी में संकुचन होता है और उसी संकुचन से हमें क्या होता है कि पृथ्वी पे पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। तो यही इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है, पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करना कि कैसे पर्वतों की उत्पत्ति हुई, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, उनका विकास हुआ। इन्हीं सारी बातों को उन्होंने बताने के लिए या प्रमाणित करने के लिए अपना सिद्धांत तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज महोदय ने प्रस्तुत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।